हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय नंबर 3 धातु एवं अधातु के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमारी गणित, फिर सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इन सभी विषयों की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की क्लासेज चल रही हैं। वो सब क्लासेज आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो राजस्थान बोर्ड की नवीनतम ब्लूप्रिंट 2024 के अनुसार ये जो तीसरा चैप्टर है ये कुल 5 अंकों का चैप्टर है। कितने अंकों का? 5 अंकों का चैप्टर है, जिसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी अबसद वाला 1 नंबर का, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न 1 नंबर का, एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न वो भी 1 नंबर का, तथा एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न वो कितने नंबर का होगा? ये प्रश्न होगा आपका 2 नंबर का। यानी एक एक नंबर के 3 प्रश्न और एक प्रश्न 2 नंबर का। एक अबसद वाला प्रश्न MCQ, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न 1 नंबर का, एक अति लघु उत्तरात्मक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ अबसद वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है एल्यूमिनियम, फेरस तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? इसकी एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक, इनकी अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। फेरस की तुलना में जिंक ज्यादा क्या है? क्रियाशील है, और जिंक की तुलना में आपका एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है। तो सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है? फेरस की है। उसके बाद उससे अधिक जिंक की है और सबसे अधिक किसकी है? एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता है। ये हमें कहां से पता चला? तो आपने चैप्टर की व्याख्या के दौरान एक पढ़ी होगी सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ा होगा? सक्रियता श्रेणी, जिसमें हमने अलग अलग तत्वों की अभिक्रियाशीलता के बारे में देखा था। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2। दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस कौन सी है? तो यहां पर देखो दानेदार जस्ता है और यहां पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी जिंक की अभिक्रिया आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं। तो यहां पर क्या बनेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर निकलेगी। तो इसका सही उत्तर है कि इस अभिक्रिया के अंदर निकलने वाली जो गैस है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 3। एक तत्व Q मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और यह तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्व को पहचानिए। इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो काफी क्या है? मुलायम है और ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो वो है आपका पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम, जो कि काफी मुलायम होता है और चाकू से इसे आसानी से काटा जा सकता है, और ये ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। आगे प्रश्न संख्या 4। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है। तो वातावरण में जब लोहे को कुछ दिनों के लिए खुले में रखा जाता है तो इस पर क्या होती है? ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? संचारण, और साधारण भाषा में इसे हम जंग लगना कहते हैं। तो लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो है संचारण। पांचवा प्रश्न है धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर किसका निर्माण करती है? जो धातुएं होती है वो अपने बाहरी कोष या संयोजकता कोष से जब इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है? त्याग करती है, दान करती है, तो वो किसका निर्माण करती है? धनायन का निर्माण करती है। और जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो किसका निर्माण करती है? ऋणायन का निर्माण करती है। छठा प्रश्न, कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है? तो कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। इसमें से जो ग्रेफाइट है ये अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। सातवां, किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता? तो देखो सोडियम और पोटेशियम को काटा जा सकता है, लिथियम को भी काटा सकता है, लेकिन जिंक धातु को चाकू की मदद से नहीं काटा जा सकता। बाकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों धातुओं को चाकू की मदद से आसानी से काटा जा सकता है। आठवां प्रश्न है धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? तो जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है क्षारकीय, और जितने भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। 9वां प्रश्न है
कि किसी धातु X को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके काले रंग का धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धातु X क्या है? कोई धातु X है, उसे जब हम वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का धात्विक ऑक्साइड बनाती है। तो जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये क्या बनाती है, ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि काले रंग का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कॉपर ऑक्साइड। 10वां, पोटेशियम व सोडियम धातु की ठंडे जल से अभिक्रिया का प्रकार है। पोटेशियम और सोडियम धातु की जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है? तो जब पोटेशियम और सोडियम की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो उस दौरान बहुत ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। इस वजह से कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 11वां है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे मैंने कहा सोडियम की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनता है? NaCl और H2, है ना। तो यहां पर कौन सी गैस निकलती है? आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। 12वां, सिनाबार किस धातु का अयस्क है? तो जो सिनाबार है वो आपके मरकरी धातु का क्या है? एक अयस्क है। निम्न में से मिश्र धातु कौन सी है? इनमें से मिश्र धातु कौन सी है? पीतल भी मिश्र धातु है, कांचा भी है, सोल्डर भी है, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों क्या है? मिश्र धातु के ही उदाहरण हैं। आगे 14वां प्रश्न, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? जितने भी खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उन पर जिंक की बजाय टीन धातु का लेप किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्या है? अभिक्रियाशील है। यानी जो जिंक धातु है वो आपकी टीन धातु की तुलना में अधिक क्या होती है? क्रियाशील होती है। इस वजह से जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उन पर जिंक की बजाय टीन धातु का लेप किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही कम क्रियाशील होती है। आगे बात करें रिक्त स्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो शुद्ध रूप में धातु की जो चमक होती है, जो सतह होती है वो कैसी होती है? चमकदार। इसे क्या कहते हैं? इसे धातुओं का धात्विक चमक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। तो इसका उत्तर हो जाएगा धात्विक चमक। आगे दूसरा, खाली जगह सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी ऐसी कौन सी धातु है जिसमें तन्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो होता है सोना। यानी धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदलने का जो गुण होता है वो किसे कहते हैं? तन्यता। और तन्यता का गुण सबसे अधिक होता है सोने में। तीसरा, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल या वाइनिल क्लोराइड। अगला चौथा, खाली जगह एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो आपकी ब्रोमीन है, ब्रोमीन अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पांचवा, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियां होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं गैंग। उन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। छठी, खाली जगह ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। अधातु होती हुए भी चमकीली होती है, तो वो कौन सी धातु अधातु है? आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। सातवां, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इस पदार्थ को हम साधारण भाषा में जंग कहते हैं। आठवां, लोहे को कठोर और प्रबल बनाने हेतु इसमें क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और प्रबल बनाने हेतु इसमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन। अगला, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। 10वां, लोहे में खाली जगह मिलाकर स्टेनलेस इस्पात बनाया जाता है। तो जब लोहे के अंदर क्रोमियम और निकेल को मिला देते हैं, इसको क्रोमियम व निकेल को, तो इससे बनने वाली जो मिश्र धातु होती है उसे कहते हैं स्टेनलेस इस्पात। आगे बात करें खाली जगह नंबर 11, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? तो ये इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है प्रबल ऑक्सीकारक।
यानी ये दूसरों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो कैसी प्रकृति होती है? परबल ऑक्सीकारक। 12वां, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। और धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। 13वां, खाली जगह एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कौन सी? कार्बन। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो अलग अलग रूपों के अंदर पाई जाती है। 14वां, पीतल खाली जगह से बनी मिश्र धातु है। पीतल किससे मिलकर बनी होती है? तांबा और जस्ता से। तांबा एवं जस्ता। 14वां, पारद या मरकरी से बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ठीक है, पारद या मरकरी से बनी जो मिश्र धातु है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अमलगम। ठीक है, आगे बात करें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की। कौन से प्रश्न? आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु का नाम लिखो। यानी ऐसी कौन सी धातु है जिसको अगर हम हथेली पर रख दे तो वो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। तो गैलियम और सीजियम। कौन सी दो धातु है? गैलियम और सीजियम। इनको अगर हम हथेली पर रख दे तो ये दोनों धातु क्या होने लगती है? पिघलने लगती है। कारण क्या है? कि इनका जो गलनांक है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। गलनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था के अंदर बदलना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो वो धातु कौन सी है? गैलियम और सीजियम। दूसरा प्रश्न है, तन्यता को परिभाषित कीजिए, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तो तन्यता क्या है? कि धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं के इस गुण को कहते हैं तन्यता। और सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो कौन सी है? वो है आपकी सोना। तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न है, भर्जन और निस्तापन को परिभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 और 2017 में पूछा गया है। भर्जन और निस्तापन में क्या करना है? दोनों को परिभाषित करना है। तो भर्जन में क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और यह प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों हेतु क्या होती है? प्रयुक्त होती है। यानी भर्जन विधि के अंदर अयस्क को वायु की उपस्थिति में बहुत अधिक ताप पर गर्म करके उसे ऑक्साइड में बदला जाता है और भर्जन प्रक्रिया का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के शुद्धिकरण में किया जाता है। वही बात करें निस्तापन की, तो इस प्रक्रिया में अयस्क को सीमित वायु की अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। यानी सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और ऑक्साइड में बदला जाता है। ये जो निस्तापन प्रक्रिया है इसका उपयोग कार्बोनेट अयस्कों हेतु प्रयुक्त किया जाता है। निस्तापन प्रक्रिया का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के शुद्धिकरण में किया जाता है। ये दोनों के अंदर अंतर कह लो या दोनों की परिभाषा कह लो। अगला चौथा प्रश्न है, धातु और अधातु में अंतर क्या है? तो धातु और अधातु में आपको मुख्य अंतर बताना है। जो धातु है वो सामान्य ताप पर ठोस होती है, लेकिन अपवाद क्या है? पारा। ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर अधातु, तो सामान्य ताप पर अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, जैसे ठोस अवस्था में सल्फर और फास्फोरस, तरल अवस्था में ब्रोमीन और गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। धातुओं का अगला गुण, धातुएं तन्य होती है और आघात वर्धनीय होती है। यानी धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है और आघात वर्धनीयता का मतलब है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। वही अधातु कैसी होती है? भंगुर। यानी अगर अधातुओं को अगर हम ज्यादा चोट करेंगे या प्रहार करेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बढ़ जाएगी। धातु साधारणतः उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन अधातु विद्युत की कुचालक होती है। एकमात्र अपवाद है ग्रेफाइट, जो अधातु होती है भी विद्युत की सुचालक होती है। फिर अधातुओं के गलनांक और धातुओं के गलनांक और कवतनांक क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है आपका? अपवाद है वो है गैलियम और सीजियम, जिनका गलनांक और कवतनांक बहुत ही कम होता है। फिर अधातुओं के गलनांक और कवतनांक बहुत ही कम होते हैं। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट, जो अधातु होते हुए भी इसका गलनांक और कवतनांक बहुत ज्यादा होता है। फिर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, वही अधातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातुओं के उदाहरण की बात करें, एल्यूमिनियम, फिर आपका Au, फिर Fe यानी आपका फेरस और कॉपर। इसी तरह धातु हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन, ये सारे किसके उदाहरण हैं? अधातु के उदाहरण हैं। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की।
यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो यौगिक का नाम बताना है, अभिक्रिया का नाम बताना है और इसकी अभिक्रिया भी लिखकर बतानी है। इसका उपयोग यौगिक एक्स और आपके एल्यूमिनियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए। तो पहले यौगिक का नाम क्या है, फिर अभिक्रिया लिखनी है और अभिक्रिया का नाम। देखिए उत्तर क्या है कि जो यौगिक एक्स है वो क्या है? आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है। अभिक्रिया का नाम कौन सा है? थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? थर्मिट। अब अभिक्रिया क्या है? जब आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है तो आयरन आपका अलग हो जाता है और क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आपकी उष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी कह सकते हैं कि थर्मिट अभिक्रिया का समीकरण लिखिए या क्या होती है। तो जब आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है तो आपका आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया का उपयोग रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 6, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी प्रकृति होती है? अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति होती है अम्लीय। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर जो आपकी मरकरी धातु है, ठीक है, मरकरी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। 8वां, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन में कौन सी उप धातु है? उप धातु कौन सी है? सिलिकॉन। 9वां, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। धातुओं के इस गुणधर्म को कहते हैं आघात वर्धनीयता। 10वां प्रश्न है कि धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? तो धातुओं होती है वो ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। इसी वजह से बर्तन बनाने में धातुओं का उपयोग किया जाता है। 11वां, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो ऊष्मा की जब से जो अच्छी चालक धातु है वो है सिल्वर और कॉपर, यानी चांदी और तांबा। 12वां, कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? तो लेड और मरकरी ये धातु होते हुए भी ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। 13वां, स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? तो धातुओं के अंदर एक गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं ध्वनिक अथवा सोनोरस। क्या कहते हैं? ध्वनिक अथवा सोनोरस। यानी जब धातुओं की सतह पर किसी दूसरी वस्तु से या कठोर वस्तु से प्रहार किया जाता है तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, इस वजह से स्कूल की जो घंटियां होती है वो धातु की बनाई जाती है। उसका उत्तर होगा कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है और ऐसी धातुएं ध्वनिक अथवा सोनोरस कहलाती है और इसी गुण धर्म के कारण घंटियां धातुओं की बनाई जाती है। 14वां, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी है? मरकरी। 15वां, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो जो आपका हीरा है, हीरा सबसे कठोर क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है जो कि कार्बन का एक अपर रूप है और इसका गलनांक और कवतनांक क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। 16वां प्रश्न है, आयनिक यौगिक क्या है? प्रश्न क्या है? आयनिक यौगिक क्या है? तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक अथवा विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला जो यौगिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। आगे बात करें, एल्यूमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम और सूत्र बताओ। तो एल्यूमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। इसका सूत्र क्या है? Al2O3 2H2O। ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। तो Al2O3 2H2O होता है। 18वां, उन धातुओं के नाम बताए जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं, यानी कॉइन बनाए जाते हैं। तो कॉपर, चांदी और सोना। सोना, चांदी और तांबा, इनसे क्या बनाए जाते हैं? सिक्के बनाए जाते हैं। 19वां, खनिज किसे कहते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व या जो यौगिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं खनिज। 20वां प्रश्न है, अयस्क क्या है? प्रश्न क्या है? अयस्क क्या होता है? तो कुछ स्थानों पर खनिजों में
कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे निकालना हमारे लिए क्या होता है, लाभकारी होता है, तो ऐसे खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। यानी जब धरती से खोदकर खनिजों को निकाला जाता है तो कभी कभार उन खनिजों के अंदर कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिससे निकालना क्या होता है, हमारे लिए लाभकारी होता है। तो ऐसे खनिजों को क्या कहते हैं, ऐसे खनिजों को अयस्क कहा जाता है। आगे बढ़े, आगे बात कर रहे हैं आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 2 नंबर का आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाओ। इस पर लोह धातु पर भाप की क्रिया करानी है। तो जब लोह धातु की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, भाप के साथ कराई जाती है, तो क्या बनता है, Fe3O4 और आपकी हाइड्रोजन गैस यहां पर उत्सर्जित होती है। ठीक है, जब आयरन या लोह धातु पर भाप की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, आपका Fe3O4 बनता है और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निष्कासित होती है। तो ये चित्र ये आपको बताना है कि लोह धातु की भाप कर अभिक्रिया का नामांकित चित्र ये वाला होता है। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे किसी ऑक्साइड का नाम लिखिए। तो देखो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा सारक दोनों से ही अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये आपके अम्ल और सारक दोनों से ही अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस वजह से ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तीसरा, पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। किसको, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर क्यों रखा जाता है, वो हमें बताना है। तो पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर ये तुरंत ही क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। यानी सोडियम और जो पोटेशियम धातु है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। यदि इनको हम खुले में रख देंगे तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ तुरंत ही अभिक्रिया करके क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी। इसीलिए इनको सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, ताकि ऑक्सीजन के साथ इनका संपर्क न हो और आग लगने जैसी कोई घटना न हो। आगे प्रश्न संख्या 4, एनोडीकरण को समझाइए और इसके क्या उपयोग है। पहले बताना है कि एनोडीकरण होता क्या है और फिर इसका उपयोग क्या है। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने या बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं एनोडीकरण। एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं एनोडीकरण। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ या वायु के संपर्क में आता है तो वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संचारण से यानी नष्ट होने से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संचारण से और अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। यानी इसके ऊपर की जो परत है, इस परत को अगर हम और ज्यादा मोटा कर दें तो इसकी संचारण से और ज्यादा सुरक्षा हो सकती है। तो एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है और इस ऑक्साइड की परत को रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं एनोडीकरण। तो इसका उपयोग क्या है, तो एनोडीकरण की क्रिया के जरिए जो हम एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं, इससे एल्यूमिनियम की जो ऊपरी सतह है वो संचारण से बच जाती है और ये लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। इस वजह से इस एनोडीकरण प्रक्रिया की मदद से एल्यूमिनियम को हम सुरक्षित करके इससे कई सारी आकर्षक वस्तुएं बना सकते हैं जो लंबे समय तक क्या होगी, सुरक्षित रह सकती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया कराने पर तैरना प्रारंभ क्यों करता है। यानी जब हम कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया करवा लेते हैं तो वो जल के ऊपर तैरना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। तो जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और आपकी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर उत्सर्जित जो ऊष्मा ऊर्जा है वो हाइड्रोजन के
प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यहाँ पर जो ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है वो हाइड्रोजन के जलने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इस वजह से अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। किसकी सतह पर? कैल्शियम धातु की सतह पर, जिससे कैल्शियम पानी के अंदर तैरना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। इसी तरह मैग्नीशियम धातु की सतह पर भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं, जिससे वह क्या होती है, जिससे वह तैरने लगती है। ठीक है। छठा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, एक्वारेजिया क्या है? प्रश्न क्या है, एक्वारेजिया क्या होता है? तो आप सब जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 के 3:1 को क्या कहा जाता है, आपका एक्वारेजिया या अम्लराज कहा जाता है। तो एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द 3:1 के अनुपात में जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, ताजा मिश्रण होता है। यानी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को जब हम 3:1 में मिला देते हैं तो इससे बनने वाला जो मिश्रण होता है वो कहलाता है एक्वारेजिया, जिसे हम अम्लराज भी कहते हैं। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सोने और प्लेटिनम से बनी धातुओं या जो आभूषण होते हैं या जो वस्तुएं होती है उनको गलाने के लिए किया जाता है। ठीक है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 7, सक्रियता श्रेणी को समझाइए। किसको समझाना है? सक्रियता श्रेणी को समझाना है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? एक सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। सक्रियता श्रेणी क्या है? एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। आपके सामने श्रेणी दी हुई है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सबसे ऊपर होगी, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। फिर उससे कम क्या होगी, जिंक, आयरन, लेड, घटती अभिक्रियाशीलता। और सबसे कम क्या होगी, सिल्वर और गोल्ड, जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की, सोडियम क्लोराइड का बनना समझाइए। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं नमक, तो इसके बनने की क्रिया को हमें समझाना है। तो देखो, सोडियम परमाणु के 72 कोष में केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 1। तो पहले कोष में 2 पूरे भरे हुए हैं, दूसरे में भी 8 पूरे भरे हुए हैं, तीसरे कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर क्या बनाता है, धनायन। इसी तरह क्लोरीन परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17, 2, 8 और 7, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है। और विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध कर किसका निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का क्या होता है, समुच्चय होता है। यानी जो NaCl है वो कोई अणु के रूप में नहीं होता, बल्कि विपरीत आयनों का क्या होता है, एक समुच्चय होता है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 2, 8 और 1 है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसके पास अब कितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 और 8। तो ये क्या बनाएगा, धनायन। और 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये दान कर देगा। वही क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो क्या बनाएगा, Cl-। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, 2, 8 और 8। तो इस तरह सोडियम और क्लोरीन परस्पर 1 इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और NaCl यौगिक का निर्माण करते हैं। आगे प्रश्न संख्या 9, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवतनांक उच्च क्यों होते हैं? तो देखो, आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवतनांक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा। कारण क्या है कि इनके बीच में, आयनिक यौगिकों के बीच में जो मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी जो आयनिक यौगिक हैं वो किससे बनते हैं, आयनिक यौगिक आपके बनते हैं जब धातुओं के द्वारा अधातु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के समय उनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है, स्थिर वैद्युत बल। और उस स्थिर वैद्युत बल के कारण आयनिक यौगिकों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से इनका गलनांक और कवतनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है। आगे बात करें
प्रश्न संख्या 10 की। विद्युत अपघटनी परिष्करण को समझाइए। इसको बताना है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि को हमें क्या करना है, समझाना है कि यह विधि क्या होती है। तो देखें, कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, जो अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग वहां पर विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघटय से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में क्या हो जाती है, घुल जाती है। और जितनी अशुद्ध धातु घुलती है इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय से कैथोड पर क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है। और जो विलय अशुद्धियां है वो विलयन में चली जाती है, विलयन में चली जाती है। और जो अविलय अशुद्धियां होती है वो एनोड तली पर क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एनोड पंख के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी बात को यहां पर समझाया हुआ है। देखो यहां पर अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हुआ है। कौन सा? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट CuSO4। फिर यहां पर एनोड है। एनोड हम किसे बनाएंगे? एनोड बनाएंगे हम आपकी अशुद्ध धातु को। ठीक है, और कैथोड किसको बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे हम शुद्ध धातु की पतली परत को। तो कैथोड पर क्या होगी? शुद्ध धातु, और एनोड पर क्या होगी? अशुद्ध धातु। क्या होगी? अशुद्ध धातु। ठीक है, ये आपका टैंक है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, आपके एनोड पर जो अशुद्ध धातु है वो जितनी मात्रा में इस विलयन के अंदर घुलेगी उतनी ही शुद्ध मात्रा में जो शुद्ध धातु है वो कहां पर, आपके विद्युत अपघट्य से यानी इस वाले विलयन से कहां पर, कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगी, निक्षेपित हो जाएगी। और जो अशुद्धियां हैं, जो कैसी है, जो अविलय हैं, वो गंदगी के रूप में यहां पर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, एनोड पंख कहेंगे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11। लोहे को जंग से किस तरह बचाया जा सकता है तथा यसद लेपन क्या है? तो लोहे को हम जंग से कैसे बचा सकते हैं? लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम का लेपन करके, यसद लेपन के द्वारा, एनोडीकरण के द्वारा, या फिर मिश्र धातु बनाकर लोहे को हम जंग से बचा सकते हैं। कौन से तरीके से? लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, लोहे की वस्तुओं पर तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम धातु का लेप करके, यसद लेपन यानी जिंक की पतली परत चढ़ा के, एनोडीकरण करके, या फिर मिश्र धातु बनाकर। अब यसद लेपन या गैल्वेनीकरण क्या होता है? तो लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए यानी बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर जस्ते की यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं यसद लेपन अथवा गैल्वेनीकरण। लोहे और इस्पात की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं यसद लेपन। 12वां, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहला है भाप के साथ आयरन। तो जब भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है और आपकी हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। फिर जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम। तो जब कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी तरह जब पोटेशियम की क्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और आपकी ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 13 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एक बार परीक्षा में पूछा गया था। सोने के आभूषण बनाने में शुद्ध सोने का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? सोने के आभूषण बनाने में शुद्ध सोने का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह क्या होता है, काफी नरम होता है, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या क्या मिलाते हैं, तांबा। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है और उसमें 2 भाग चांदी अथवा तांबा मिलाया जाता है। तो शुद्ध सोना जो कि 24 कैरेट गोल्ड होता है वो काफी नरम होता है और उससे आभूषण बनाना उपयुक्त नहीं रहता। इस वजह से इसमें 2% या 2 भाग क्या मिलाते हैं, चांदी और तांबा, ताकि वो क्या हो, कठोर हो और लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे। प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है। ए है, खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर यानी चांदी की वस्तुएं काली क्यों हो जाती है, बताइए।
तो देखो, जब सिल्वर यानी चांदी को खुली वायु में छोड़ने पर ये वायु में उपस्थित सल्फर क्या करता है, वायु में उपस्थित जो सल्फर है वो सिल्वर के साथ क्रिया करती है, जिससे सिल्वर पर यानी चांदी पर सल्फाइड की क्या बन जाती है, परत। और चांदी की वस्तुओं कैसे हो जाती है, काली हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड की बनने की वजह से चांदी की जो वस्तुएं होती है वो कैसी पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। दूसरा, आर्द्र वायु में कॉपर की भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो कॉपर क्या होता है, जो तांबा होता है वो वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे हरे रंग के सारीय कॉपर कार्बोनेट की परत इसके सतह पर क्या होती है, चढ़ने लगती है, जिससे किसका निर्माण होता है, कॉपर कार्बोनेट का, जो कैसा होता है, हरे रंग का। जिससे कॉपर की जो भूरे रंग की चमक है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उस हरे रंग की कॉपर, आपके कॉपर कार्बोनेट की परत की वजह से। ठीक है, आगे बात करें, प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ है, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों का चार्ट बनाइए। तो देखें, सबसे पहले अयस्क है, अयस्क से क्या होगा, अयस्क का सांद्रण किया जाएगा, फिर वहां पर पता लगाया जाएगा कि ये उच्च अभिक्रियाशील धातु है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है या निम्न अभिक्रियाशील धातु है। यदि उच्च अभिक्रियाशील धातु अयस्क के रूप में मौजूद है तो गलित धातु का विद्युत अपघटय किया जाएगा और वहां से शुद्ध धातु प्राप्त की जाएगी। यदि जो अयस्क है उसमें मौजूद धातु मध्यम अभिक्रियाशील है तो उसको दो भागों में बांटा जाएगा कि वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में है या सल्फाइड अयस्क के रूप में। यदि कार्बोनेट अयस्क के रूप में है तो निस्तापन प्रक्रिया के जरिए धातु के ऑक्साइड में बदला जाएगा और फिर उसका धातु में अपचयन किया जाएगा, वहां से धातु का शोधन हो जाएगा। और यदि सल्फाइड अयस्क के रूप में है तो उसको बर्जन प्रक्रिया के जरिए किसमें बदल जाएगा, धातु ऑक्साइड में बदला जाएगा, फिर धातु का अपचयन किया जाएगा और वहां से शुद्ध धातु प्राप्त होगी। और यदि निम्न अभिक्रियाशील धातु है तो उसे सल्फाइड अयस्क में बदला जाएगा, फिर बर्जन के जरिए उसे धातु में, और फिर धातु से उसका क्या किया जाएगा, परिष्करण किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु की, जैसे कि पीतल। पीतल किससे बनी होती है, पीतल बनी होती है तांबा और जस्ता से। फिर कांचा किससे बना होता है, तांबा और टीन से। और सोल्डर मिश्र धातु बनी होती है सीसा और टीन से। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। तो इस तरह हमने आपके अध्याय 3 के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर दी है। उम्मीद करता हूं इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन सभी तक ये क्लास पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।